बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिस्टम पैथोलॉजी का लास्ट सेक्शन करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम माइक्रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम पर्टिकुलरली आज जो ज़्यादा बात करेंगे वो इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हमने जो है बात की थी एनीमिया पे, हाइपरटेंशन पे, डायबिटीज़ पे, आईबीटी पे, रेप्टिक अल्सर्स पे। अम, तो अब जो है वो हम डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे। सो इम्यूनिटी की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक है इनेट और एक है अडेप्टिव या एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। इसमें से आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इम्यूनिटी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इनेट, अडेप्टिव, एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। इनेट जो है वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आंखों में कुछ चला जाता है तो आपके टीयर्स बाहर आते हैं, या स्किन आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो ये करता क्या है, प्रोटेक्टिव पोस्ट रिएक्शंस इंड्यूस करता है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। कि अगर आई है तो फॉर श्योर वहाँ से टेयर्स आएंगे, स्किन है तो वहाँ पे अगर अगर कोई जैसे इंजरी वगैरह होती है तो प्लेटलेट बन जाता है, प्लग बन जाता है, क्लॉट प्लग बन जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिव होस्ट रिएक्शंस जो है वो हो सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपका जो है वो स्टमक का एसिड भी आता है, HCl। फिर उसके बाद अडेप्टिव जो होता है वो थोड़ा स्लोली डेवलप करता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। इसके अंदर जो है वो मल्टीपल आपके वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। बात हम सब पे करेंगे अभी बारी बारी। तो इम्यूनिटी में जो इनेट इम्यूनिटी है, विच इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो हर वक्त आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और जैसे ही कोई माइक्रोब की कांटेक्ट होती है फ्रॉम विद द बॉडी तो वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, इनेट इम्यूनिटी। और उसके कंपोनेंट्स आपके एपिथेलियल बैरियर्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं, NNM, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो इसका आप या तो निमोनिक बना लें, EPDNP, या आई थिंक EPDNP, या। सो एपिथेलियल बैरियर्स, फेगोसाइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक, NK और आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट्स होते हैं। एपिथेलियल बैरियर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना आने चाहिए, आपकी स्किन पे होते हैं यूजुअली। फिर उसके बाद फेगोसाइट्स हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स के थोड़े से डेंड्राइट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का पूरा एक कैस्केड होता है, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा, फिर हमने जनरल पैथोलॉजी में भी पढ़ा था। उसके बाद आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। सो एपिथेलिया ऑफ द स्किन, NGIT एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आपको मैकेनिकल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल। जैसे आपकी नोज में अगर कोई एंटीजन चला जाता है तो फॉरन से स्नीजिंग का मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव होता है। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स। फिर उसके बाद फेगोसाइट्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा वो वहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन से वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर जो है वो उनको इनगल्फ कर लेंगे। फिर डेंड्राइटिक सेल, जिनके डेंड्राइट्स होते हैं, देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन एपिथेलिया, lymphoid organs, and they capture protein antigens and display peptides for recognition by T lymphocytes. So dendritic cells का क्या फंक्शन है कि वो प्रोटीन एंटीजेंस को इन पर्टिकुलर कैप्चर करते हैं और उसको जो है वो रिकॉग्निशन के लिए मार्क कर देते हैं ताकि टी lymphocytes जो है उसके ऊपर एक्शन अपना दिखा सकें। और फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक बड़ा सिस्टम होता है जो कि माइक्रोब्स की वजह से एक्टिवेट होता है। इनेट इम्यूनिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स डिटेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, यानी जो बाहर से आते हैं। एंडोसोमल रिसेप्टर्स डिटेक्ट इंजेस्टेड माइक्रोब्स। तो एंडोसोमल ऑब्वियसली वो रिसेप्टर्स जो अंदर की तरफ मौजूद हैं, वो माइक्रोब जो इंजेस्ट हो गया, इनगल्फ हो गया, उसको वो डिटेक्ट करते हैं। साइटोसोलिक रिसेप्टर्स जो हैं वो, so these are multiple receptors that we are talking about। एक आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो अगर बाहर से कोई माइक्रोब आ रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे। एंडोसोमल जो है अगर अंदर बॉडी ने ऑलरेडी कोई इंजेस्ट कर लिया उसको डिटेक्ट करेंगे। साइटोसोलिक रिसेप्टर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के माइक्रोब्स को डिटेक्ट करते हैं। तो यू नीड टू नो द नेम ऑफ ऑल थ्री रिसेप्टर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स और आपके जो हैं वो एंडोसोमल रिसेप्टर्स। Where natural killer cells recognize and destroy severely stressed or abnormal cells such as virus infected cells and tumor cells। तो ये without giving any shot उनको, क्योंकि वो इतने इतने प्रोग्रेसिवली वो डैमेज होते हैं कि वो उसको फौरन से रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, फिर आ जाए इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट मैकेनिज्म जो है, विच इज साइटोकाइंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन आर प्रोड्यूस्ड। ये हमें पता है कि जब भी आपका कोई भी माइक्रोब होता है, एंटीजन होता है, तो साइटोकाइंस जो है वो रिलीज होते हैं।
वो फर्दर क्या करते हैं, वो फर्दर ट्रिगर द वैस्कुलर एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, और फिर वहाँ पे ल्यूकोसाइट जो है वो उस माइक्रोब को आके डिस्ट्रॉय कर देता है, इंजेस्ट कर लेता है, और फिर बाद में वो डैमेज सेल को एलिमिनेट भी कर देता है। फिर टाइप 1 interferons are produced against the viruses. Enzyme degrade the viral nucleic acids, antiviral status in use. अगर कोई वायरस जो है वो बॉडी के अंदर आ गया है, तो वायरस के लिए टाइप 1 इंटरफेरॉन्स जो हैं वो बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस के लिए क्या चीज़ बन रहा है। टाइप 1 इंटरफेरॉन्स बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, वायरल न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं और एक एंटीवायरल स्टेट को इंड्यूस करवा देते हैं। फिर आ जाए अडेप्टिव इम्यूनिटी, या जो कि एक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक होती है, उसमें आपके पर्टिकुलर सेल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। उसमें मेनली जो है काम लिम्फोसाइट्स का होता है, एंड देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज। जैसे आपको पता होगा कि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं विच अल्टीमेटली मेक एंटीबॉडीज। सो बी लिम्फोसाइट्स का एक वन ऑफ द फंक्शन इज टू मेक एंटीबॉडीज। अच्छा, इम्यूनिटी में हमारे पास एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, फिर एक सेल मीडिएटेड होती है। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड जो है वो अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। इम्यूनिटी की पहली हमने क्या पढ़ा, इनेट है या एक्वायर्ड है। फिर हम देखेंगे कि ह्यूमोरल है या सेल मीडिएटेड है। ह्यूमोरल जो है इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स, और जो सेल मीडिएटेड है वो इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स या कैंसर्स के अगेंस्ट जो है अपना फंक्शन दिखाती है। सो ह्यूमोरल एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए है, सेल मीडिएटेड इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के लिए है। क्योंकि लाइक भी सेट कि हम थोड़ी स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इफ यू टॉकिंग अबाउट ह्यूमोरल वी मीन टू से कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के ऊपर अपना फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर, अपोलोजाइज फॉर माई राइटिंग, इट्स वेरी बैड आई नो। सेल मीडिएटेड के लिए हम इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंट्रासेलुलर में आ जाते हैं। अच्छा, जो ह्यूमोरल है उसमें मेन फंक्शन जो है वो किसका है, बी लिम्फोसाइट्स का, एंड दे सीक्रेटेड प्रोडक्ट एंटीबॉडीज। और सेल मीडिएटेड जो है वो थाइमस ड्रिवन टी लिम्फोसाइट्स। सो वी कैन फर्दर नाउ, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, तो ह्यूमोरल का पहला डिफरेंस इज कि इसमें जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के लिए फंक्शन करता है, और उसमें सेल टाइप या सेल की कैटेगरी कौन सी ज्यादा एक्टिवेटेड है, बी लिम्फोसाइट और उसकी एंटीबॉडीज। सेल मीडिएटेड की आपसे कोई बात करता है तो सेल मीडिएटेड इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स की बात कर रहे होते हैं उसमें हम, और उसमें टी लिम्फोसाइट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। सो बी लिम्फोसाइट पे अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब आया, वो जो है वो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, और अगर माइक्रोब उसका मतलब क्योंकि वो स्पेसिफिक शेप का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप का होता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है। फिर सेल मीडिएटेड में हमारे पास टी लिम्फोसाइट की टू कैटेगरीज वैसे तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में होती है, एक हेल्पर होता है, एक टी होता है, टी किलर होता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन में काम कर रहा होता है कि वो माइक्रोबियल एंटीजन को जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, कि इसके ऊपर जो है वो आप आके अपनी फर्दर एक्शन दिखा दो, यानी कि वो किलर टी सेल को बेसिकली इंडिकेट करवाना चाह रहा होता है कि प्लीज इधर आके जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दो। अच्छा, अब हम टी लिम्फोसाइट्स का अगर डिस्कस करें तो अभी मैंने आपको बताया दो ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम जो है इसको थ्री कैटेगरीज में पढ़ रहे हैं। जो टू ब्रॉडर कैटेगरीज हैं ओवरऑल जो पढ़ाई जाती हैं वो हेल्पर और किलर हैं, लेकिन अब हम टी लिम्फोसाइट्स को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है जो कि बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं टू मेक एंटीबॉडीज। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स किसको स्टिमुलेट कर रहा है, बी लिम्फोसाइट्स को। क्यों, ताकि बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बना सके। अनदर फंक्शन जो साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली आता है और वो सेल को किल कर देता है। और रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्सेज को जो कि अननेसेसरी है, अनवांटेड है, उसको लिमिट करता है, या अगर उसको लगता है कि ओके अब यहाँ पे काम को दिखाने का कोई फंक्शन दिखाने का कोई पर्पस नहीं है, तो फिर वो उसको लिमिट कर देता है। सो ये रेगुलेट कर रहा है। साइटोटॉक्सिक डायरेक्टली आता है, किल करता है। हेल्पर टी सेल असिस्ट करता है किसको, बी लिम्फोसाइट्स को, ताकि वो क्या करे, एंटीबॉडीज बना सके। बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बना सकते हैं। डेंड्राइटिक सेल जो होते हैं वो प्रोटीन वालों एंटीजेंस के लिए होते हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फॉर इनिशिएटिंग टी सेल रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट अ प्रोटीन एंटीजन। सो अगर प्रोटीन का कोई एंटीजन है तो डेंड्राइटिक सेल्स का उसके ऊपर एक्शन होगा। कैसे होगा कि वो टी सेल के रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करवाएगी। पे आ जाए मैक्रोफेजेस पे, मैक्रोफेजेस फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अगेन इन T cell activation, and they serve to eliminate intracellular microbes, and they participate in the effector phase of humoral immunity.
ये भी आसान सी बात है कि मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है और इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को एलिमिनेट करवा रहा होता है। उसके बाद लिम्फोइड्स जो होते हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द थाइमस। तो ये हमें पता है कि लिम्फोइड ऑर्गन्स में फर्स्ट या प्राइमरी ऑर्गन कौन होता है, थाइमस होता है। वेयर टी सेल्स डेवलप, थाइमस जो है, थाइमस के अंदर टी सेल्स डेवलप होते हैं। एंड द बोन मैरो द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग नाइव बी सेल्स। तो बनते हैं बोन मैरो में। मेच्योर जो होते हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो मेच्योरेशन का जो फेज होता है वो थाइमस में होता है टी सेल्स का। फिर लिम्फोइड में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी थाइमस है, सेकेंडरी में लिम्फ नोड आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है, म्यूकोजल एंड क्यूटेनियस लिम्फोइड टिश्यूज आ जाते हैं। ये वो टिश्यूज होते हैं जहाँ पे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो कैरी आउट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब वर्किंग ऑफ लिम्फोसाइट, ये थोड़ी सी मैंने एक अलग स्लाइड बनाई थी जो कि मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से पहले समझाती हूँ। देखिए, लिम्फोसाइट्स की हमें दो कैटेगरीज हमें समझ आना आ जानी चाहिए अब तक कि एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है, राइट। बी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक एंटीबॉडीज। अब ये बात भी समझ आ गई। बी लिम्फोसाइट जो है वो आपके बोन मैरो में रहते हैं और जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। तो बोन मैरो में ऑब्वियसली सारे सेल्स बनते हैं, तो इसी तरीके से बीटा लिम्फोसाइट भी वही बनते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वो आपके बोन मैरो में बन के थाइमस में कलेक्ट हो जाते हैं और थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो ये मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि अभी मैंने अभी अभी तक क्या किया है। एंटीजन आया आपकी बॉडी में, ठीक है। इट एंटर्स द बॉडी, अ स्मॉल नंबर ऑफ बीटा सेल्स विद रिसेप्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ एंटीजन आर डिवाइडेड बाय माइटोसिस। इस स्टेज को, यहाँ पे जो ये माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। हुआ क्या, एक एंटीजन आया, ठीक है। वो एंटीजन को बीटा लिम्फोसाइट या बी सेल ने जिसके ऊपर रिसेप्टर्स थे, तो उसने कहा ओके, ये वाला एंटीजन तो आई हैव सीन दिस बिफोर एंड आई हैव अ रिसेप्टर व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, अब उसने वो सिलेक्शन पहले कर ली कि ठीक है, ये वाला जो मेरा बी लिम्फोसाइट है ना, ये इस एंटीजन के ऊपर काम कर सकता है। तो वो क्या करता है कि वो वाले जो बीटा सेल्स होते हैं जिन पे वो वाला रिसेप्टर होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन से, उसको वो करवाता है माइटोसिस से क्लोनल सिलेक्शन में डिवाइड। ठीक है। तो बीटा सेल्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया और फिर क्या किया, अपने आप को डिवाइड करवाया। वो डिवाइड होते जाते हैं और एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो बीटा सेल्स का फ्यू वीक्स में बन जाता है। यहाँ तक बात समझ आई। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये जो वो थोड़े से थे ना सर्कुलेशन में, बीटा सेल्स थोड़े से थे सर्कुलेशन में, ठीक है। बीटा सेल्स ने क्या किया, क्लोनल सिलेक्शन से, क्लोनल सिलेक्शन या माइटोसिस को जो भी आपको बात कन्वीनियंट लगे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये हुआ, क्लोनल कलेक्शन हुआ, उसके बाद बीटा सेल्स की क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो कुछ बीटा सेल्स इसमें से बन जाएंगे, हाउ डू आई पुट इट, बीटा सेल्स, इसमें से कुछ बीटा सेल्स बनेंगे प्लाज्मा सेल्स, पीसीएस प्लाज्मा सेल्स, और कुछ बनेंगे मेमोरी सेल्स, एमसी, ठीक है। सो बीटा सेल्स जो डिवाइड हुए क्लोनल सिलेक्शन के बाद, वो बीटा सेल्स बनेंगे प्लाज्मा सेल्स और कुछ बनेंगे मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज। और जो मेमोरी सेल्स हैं वो सर्कुलेशन में रहेंगे ताकि अगर वही एंटीजन कभी बाद में बॉडी के अंदर आ जाए तो वो उसके ऊपर एक्शन दिखा के उसको दोबारा से जो है वो क्लोनल सिलेक्शन करे और दोबारा से एंटीबॉडीज बना के उसको जो है वो अपना एक्शन दिखा सके। सो कुछ जो है वो मेमोरी सेल्स बनेंगे लाइक आई सेड, और जब इन्फेक्शन दोबारा होगा तो वो मेमोरी सेल्स अपने आप को प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड करके एंटीबॉडीज बना लेंगे। ठीक है, सो प्लाज्मा से, अच्छा अब आपने जो है ना स्पेसिफिक होना है, मतलब यू जस्ट कांट सिंपली कम एंड से कि भाई बीटा सेल्स आर मेकिंग एंटीबॉडीज। यस, they do make antibodies, but be more specific with the term that beta cells will divide after the clonal selection. They'll divide into plasma cells, and those plasma cells will make the antibodies. ठीक है, so be more specific with your words. अब ये आ जाए टी लिम्फोसाइट्स में। मैंने आपको बताया बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है। यू हैव अंडरस्टूड बीटा बीटा वाला लिम्फोसाइट्स ना। अब नाउ वी नीड टू नो टी सेल्स जो कि बनते हैं बोन मैरो में, मेच्योर कहाँ होता है, थाइमस में, ठीक है। देयर फर्दर टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स, एक आपका हेल्पर टी है और जो कि किसको असिस्ट कर रहा है, बीटा लिम्फोसाइट्स को, राइट। एंड किलर टी सेल्स, ये कुछ नहीं देखता, ना आप देखते ना आप देखता, डायरेक्ट एंटीजन देखा मार दिया। सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ टी सेल्स, हेल्पर टी एंड किलर टी। हेल्पर टी सेल्स आर एक्टिवेटेड टू रिलीज हार्मोन्स लाइक साइटोकाइंस। हेल्पर टी क्या करेगा, साइटोकाइंस रिलीज करेगा। वो साइटोकाइंस स्टिमुलेट करेगा बीटा सेल्स को। फिर बीटा सेल्स क्या होंगे, अभी आपको पता था, डिवाइड होंगे और प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, राइट। तो हेल्पर टी सेल का क्या फंक्शन था, टू स्टिमुलेट बी सेल्स। हाउ, बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस, बीटा सेल्स डिवाइड होंगे, क्लोनल सिलेक्शन होगी, प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेगा। Killer T cells search the cells that are invaded
And when they recognize antigens, they attach themselves to the surface of infected cells and they secrete toxic substances like hydrogen peroxidase, killing the body cells. तो killer T cell ने देखा ओके दिस इज एन एंटीजन, मैं इसके ऊपर अटैच करता हूँ अपने आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करता हूँ और इस सेल को मार देता हूँ. सो इसको बहुत ज्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं होती, ये आता है अपना काम कर देता है. फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब शुरू में आपके बीटा सेल्स थोड़े कम होते हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए नहीं डिवाइड हुए हुए होते हैं ना, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स वो होता है जब बीटा सेल्स कम होते हैं. सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्टर होता है, ये वही होता है मेमोरी सेल्स की वजह से कि आपकी सर्कुलेशन में मेमोरी सेल्स होते हैं और अगर इन्फेक्शन दोबारा हो जाए तो वो जल्दी से अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं. फिर आ जाए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे. एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड व्हेन एन, अच्छा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की फर्दर टू कैटेगरीज है. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल होती है, नेचुरल एक्टिव, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल. ठीक है, सो एक नेचुरल एक्टिव है एक आर्टिफिशियल एक्टिव है. एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन में एक एंटीजन लिटरली अंदर आता है. ओके, सो एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन व्हेन एन एंटीजन एंटर्स द बॉडी एंड देन एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होता है जिसमें बीटा लिम्फोसाइट्स, वही बीटा लिम्फोसाइट्स से याद क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन होती है. क्लोनल सिलेक्शन में मेमोरी सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हेन एक नया नया ताजा ताजा आपके अंदर एंटीजन आ गया. सो दिस इज नाउ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में यू आर लिटरली बीइंग एक्सपोज टू द एंटीजन जो कि आपकी बॉडी में आ गया है और फिर एक पूरा इम्यून रिस्पॉन्स आपके सामने हो रहा है. सो दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव का मतलब क्या होता है कि एंटीजन आपकी बॉडी में घुसा है. ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ड एक्टिव. व्हाट इज माइंड बाय एक्टिव? एक्टिव मतलब लिटरल एंटीजन की एंट्री इनटू योर बॉडी. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस. एंड दोबारा बताती हूँ, एक्टिव क्या है. एक्टिव इज लिटरल एंट्री ऑफ एजेंट ऑफ एंटीजन सॉरी इनटू योर बॉडी. सो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, अब अगर मैं एक्टिव के साथ नेचुरल का वर्ड लगा रही हूँ, सो नेचुरल मीन्स ये एक वाकई में एक एयरबॉर्न कोई एंटीजन था विच गेन एंट्री इनटू माय बॉडी, उसकी वजह से उसने पूरा जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाया. अब आप कहोगे कि यार व्हाट इज द डिफरेंस, नेचुरल भी वही बोल रही है एक्टिव भी वही बोल रही है. यू विल अंडरस्टैंड दिस विद आर्टिफिशियल एक्टिव. आर्टिफिशियल एक्टिव वो होता है जो हम बच्चों को बचपन में वैक्सीन लगवा रहे होते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन में भी एंटीजन होता है और उसके बाद जब वैक्सीनेशन होती है बच्चों को तो वो कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा उनको बीमारी होती है, उनका इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, फिर उसके जो है वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं. राइट, सो दैट इज दैट यू हैव इंजेक्टेड द एंटीजन, hence this is an active immunity, but the antigen was not present in the environment, you injected that antigen in the circulation of the baby, right? So this is how it is known as artificial. artificial क्यों है, क्योंकि मैंने उसको एक्सपोज डायरेक्टली एक वैक्सीन के थ्रू करवाया है, उसके अंदर वो इन्वायरमेंट से नहीं आया था. लेकिन इन्वायरमेंट से अगर कोई आ रहा है एंटीजन तो उसका मतलब है कि वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है. सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. और आ जाए पैसिव इम्यूनिटी पे. पैसिव इम्यूनिटी ये है कि यू आर नॉट यू आर नॉट एक्सपोजिंग द पेशेंट विद द एंटीजन, रादर आप उसके अंदर डायरेक्टली क्या डाल रहे हैं, एंटीबॉडीज डाल रहे हैं. यानी बाद का प्रोसेस जो एंटीजन आता है, फिर आपका बीटा लिम्फोसाइट, फिर प्लाज्मा सेल्स, फिर एंटीबॉडीज, उसमें आप क्या करते हैं पैसिव इम्यूनिटी में. व्हाट यू डूइंग इज यू आर नॉट एक्सपोजिंग द पेशेंट टू एंटीजन, रादर यू जस्ट गिविंग देम द एंटीबॉडीज कि भाई तो एंटीबॉडीज पकड़ लो, कोई आए ना कोई मसला हो एंटीजन वगैरह बाद में कभी आए ना तो तुम्हें पहले से ही जो है तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्ड हुई होगी. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद द पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी के भी अगेन दो तरीके होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल क्या है कि आपने नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज पास करी और ये यूजुअली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में हो रहा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में मदर की एंटीबॉडीज जो है वो बच्चे में चली जाती हैं. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल पैसिव, ये अगर कोविड में किसी को याद होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो प्लाज्मा लोगों को डोनेट किया गया था क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, तो एंटीबॉडीज आपने डायरेक्टली इंजेक्ट करवा दी थी फॉर कोविड, तो वो एक आर्टिफिशियल पैसिव थी दैट यू आर इंजेक्टिंग द एंटीबॉडीज. सो दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव. अच्छा, नाउ आई थिंक ये तो मैंने रिपीट कर दिया. Okay, now MHC, major histocompatibility. Function of major histocompatibility molecules is to display the peptide fragments of protein antigens for the recognition by antigen specific T cells, जो कि आपको अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन एंटीजन जो है वो
डेंड्राइटिक सेल्स उसको जो है वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो उसकी एंटीजन प्रेजेंटेशन करवा रहे होते हैं ताकि वहां पर टी सेल्स आके अपना एक्शन दिखा सके। सो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स का क्या काम है कि वो प्रोटीन एंटीजेंस को प्रेजेंट करवा सकें फॉर द रिकॉग्निशन बाय टी सेल्स। इसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस भी कहते हैं, और इसका जो बेसिक काम है वो एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। किसको प्रेजेंट करवा रहे होते हैं? टी सेल्स को प्रेजेंट करवा रहे होते हैं। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी का एक क्लास 1 है एंडोजेनस, एक क्लास 2 है विच इज एक्सोजेनस। एंडोजेनस यानी समथिंग इनसाइड, ठीक है। सो क्लास 1 MHC molecules are expressed on all nucleated cells and platelets, number 1। whereas अभी इसको चले हम देखते हैं। फिर क्लास 1 MHC molecules display peptides that are derived from cytoplasmic proteins, including normal proteins and virus and tumor-specific antigens, which are all recognized bound to class 1 MHC molecules by CD8 plus T cells। तो T cells जो हैं वो आपके यहाँ पर क्या है? CD8 प्लस टी सेल्स हैं, ठीक है, बिकॉज CD4 प्लस भी आएंगे। सो CD4 प्लस टी सेल्स जो होते हैं वो हमारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ठीक है। सो वील नाउ यूज दीज वर्ड्स एज वेल। CD8 प्लस इस टी सेल्स किलर वाले, CD4 प्लस टी सेल्स जो हैं वो आपके हेल्पर वाले होते हैं। तो इसको आसान उसमें आप इस तरीके से समझ लें कि जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, पहले तो ये समझे ना कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन एंटीजेंस को जो है वो प्रेजेंट करवाते हैं। किसको प्रेजेंट करवा रहे हैं? टी सेल्स को। अब टी सेल्स की हमने दो कैटेगरीज पढ़ ली, आइदर टी हेल्पर और आइदर टी हेल्पर और टी किलर, राइट। टी हेल्पर का दूसरा नाम क्या है? CD4 प्लस टी, और टी किलर का क्या है? CD8 प्लस, राइट। सो डू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ? अब आ जाए MHC क्लास 1 विच इज एंडोजेनस। पहले हम CD8 प्लस की बात करें। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स में मौजूद है, प्लेटलेट्स में मौजूद है। फंक्शन उनका अगेन वही है कि उनको एंटीजन को प्रेजेंट करवाना है। किसको प्रेजेंट करवा रहे? दे आर प्रेजेंटिंग इट टू CD8 प्लस सेल्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको मैंने थोड़ा आसान कर दिया। दे आर डूइंग द सेम फंक्शन एज एज वी डिस्कस इन MHC, दैट दे आर प्रेजेंट to present the protein antigen to antigen presentation, यानी T cells को उन्होंने present करने। In MHC class 1 they are presenting it to CD8 plus, that's it। But class 2 MHC molecules present antigens derived from extracellular microbes, यानी exogenous है तो obviously बाहर के जो microbes हैं, and proteins following their internalization into endosomes or lysosomes, and then they present the antigen to helper T cells, CD4 plus T cells, right? So helper T cells या CD4 plus का क्या काम था? They help out or they assist the beta lymphocytes by releasing the cytokines, and फिर बीटा lymphocyte क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो जो MHC क्लास 2 है वो एक्सोजेनस वाले एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को जो है वो प्रेजेंट करवा रहा होता है। और किसको प्रेजेंट करवाता है? हेल्पर को करवाता है। और MHC क्लास 1 जो है वो एंडोजेनस को प्रेजेंट करवाता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स में मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं। और वो किसको प्रेजेंट करवाते हैं? डायरेक्ट किलर को, CD8 प्लस को। अच्छा, उसके बाद आए हाइपर सेंसिटिविटी पर। Injurious immune reactions are called hypersensitivity. They are responsible for the pathology associated with immunological diseases. तो ये एक injurious immune reactions हैं, and they can be मतलब हाइपर सेंसिटिविटी है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा रिएक्शन होता है जो कि एक्सेसिव होता है। इतना भी एक्सेसिव हो सकता है कि कभी कभी हार्मफुल भी होता है। तो अगर वो ज़रा सा भी किसी एंटीजन को किसी एंटीजन से वो एक्सपोज होता है तो वो बहुत सुपर 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 एग्रेसिव लोग जो होते हैं उसकी तरह से जो है ना ये बिहेव कर देता है। मतलब इसको इतना नहीं भी करना होता ना तब भी अपना बहुत एक्सेसिव रिएक्शन दिखा रहा होता है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कैन बी इलिसिटेड बाय एक्सोजेनस, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक्सोजेनस की टॉप नॉच एग्जांपल इज कार्बन का मॉलिक्यूल, तो दे कैन बी इलिसिटेड बाय एक्सोजेनस एनवायरमेंटल एंटीजेंस और एंडोजेनस सेल्फ एंटीजन। सो एंडोजेनस सेल्फ एंटीजन में लिपोफेस्किन हो गया या हीमोसाइड्रिन हो गया, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी किसी एक्सोजेनस एंटीजन से भी हो सकता है इलिसिट, या फिर किसी एंडोजेनस टॉक्सिन से भी हो सकता है। इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट एक्सोजेनस एंटीजेंस में टेक सेवरल फॉर्म्स लाइक ट्रिवियल डिस्कम्फर्ट, इचिंग ऑफ द स्किन। यानी आपको पता होगा शायद कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा उससे वो होते हैं ना,
पेट के फर से भी उनको जो है वो बहुत शदीद इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड, दे आर कॉल्ड, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट उनको कैट के पर से जो है वो इतनी फर से इतनी एलर्जी हो जाती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, और फिर एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है उनको। तो इचिंग ऑफ द स्किन तो खैर बहुत बेसिक सी, यानी बेसिक ट्रिवियल बात हुई है, लेकिन कभी कभी बहुत सुपर भी होता है उन लोगों को, बहुत ज्यादा वीजिंग होती है, आई बहुत टेरी हो जाती है। So I'm talking about the exogenous, ठीक है? So exogenous में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, you need to know the types of the mechanisms of hypersensitivity reactions. इसकी हम ये सारी types करेंगे बारी बारी। So type 1 is immediate type 1 hypersensitivity, and इसमें किसकी प्रोडक्शन होती है? इसमें प्रोडक्शन होती है IgE एंटीबॉडी की, और ये वेजो एक्टिव अमाइन जैसे सेरोटोनिन या हिस्टामिन को रिलीज करवाता है मैस्ट सेल से। और इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन्स क्या होते हैं? एडेमा हो सकता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वैस्कुलर डायलेशन हो सकता है, और एनाफाइलेक्सिस, एलर्जीज, ब्रोंकियल एस्टमा वगैरह हो सकता है। अच्छा, एटॉपिक फॉर्म्स ऑफ एस्टमा, आई होप आपको याद होगा, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। एटॉपिक फॉर्म्स होते हैं जिसमें एलर्जन होता है, ठीक है? सो वो एस्टमा की हमने किया था ना कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है। एनीवेज, तो इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज आईजीई की एंटीबॉडीज, वेजोएक्टिव अमाइंस सच एज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये मैकेनिज्म्स हैं। और इसमें आपको एडिमा नजर आ रहा है, और इसमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, सो हेंस एस्थमा हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, और एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2, पहले इमीडिएट ही टाइप 1, अब एंटीबॉडी मीडिएटेड है टाइप 2। इसमें प्रोडक्शन ऑफ आईजीएम एंड आईजीएम एंड आईजीजी होता है, एंड दे बाइंड टू एंटीजन ऑन टारगेट सेल्स और टिश्यूज, और फेगोसाइटोसिस हो जाता है इसमें, एंड लाइसिस ऑफ द सेल्स। इसके बाद जो है टाइप 3, क्योंकि मैं भी आपको फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो यू डोंट नीड टू वरी, मैं आगे, बल्कि आई थिंक आई शुड मूव अहेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा है that we need to cover. So immediate type 1 में you understand कि IgE जो है वो the injury is caused by IgE antibodies, ठीक है? So IgE antibodies की वजह से type 1 hypersensitivity हो रही है, mast cells and other leukocytes. In antibody mediated disorders type 2, secreted by IgG and IgM antibodies injure the cells by promoting their phagocytosis or lysis, and they injure the tissues by inducing inflammation. और inflammation अगर prolong हो गई तो necrosis भी हो सकता है, ठीक है? फर्स्ट वन इज इमीडिएट। इमीडिएट किसकी वजह से हो रहा है? आईजीई एंटीबॉडी की वजह से हो रहा है, या मास्ट सेल्स की वजह से हो रहा है, वेजो एक्टिव अमाइंस इसमें रिलीज हो रहे हैं, और इसमें एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एस्थमा हो सकता है। टाइप 2 इज एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसमें आईजीजी और आईजीएम जो है वो रिलीज हो रहा होता है, और वो क्या करवाते हैं? फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, अल्टीमेटली लाइसिस ऑफ द सेल भी करवा सकते हैं। इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू नेक्रोसिस। फिर टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसऑर्डर्स। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज की वजह से होती है अगेन, एंड इट बाइंड एंटीबॉडीज बाइंड एंटीजेंस यूजुअली इन द सर्कुलेशन। सो अगर एंटीजन सर्कुलेशन में उसके साथ बाइंड कर जाएंगे, एंड द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट इन टिश्यू एंड इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, तो हेंस एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, और जाके मुसीबत डिपॉजिट हो जाता है इन द टिश्यूज। द ल्यूकोसाइट दैट आर ड्यूक्रिएटेड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट प्रोड्यूस टिश्यू डैमेज बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड जनरेशन ऑफ टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स। आपको टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कौन सा हो सकता है, तो आपने रॉस बोलना है। सो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसऑर्डर आईजीजी आईजीएम की वजह से होता है। क्या होता है इसमें? इसमें जो है वो आपका एंटीजन एंटीबॉडी, यानी जो एंटीजन सर्कुलेशन में था, एंटीबॉडी उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है, टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है। टिश्यू में जब डिपॉजिट हो जाती है, तो जो आपके फेगोसाइट्स वाले सेल्स हैं, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वहां पे रॉस जैसी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर आ जाए सेल मीडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर्स टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। CD8+, CD8+ इज टी किलर, ओके, and are the cause of tissue injury. So just remember कि cell mediated, we have discussed this at length in the previous slides. The cell mediated is due to T lymphocytes. अच्छा, अब आ जाए टाइप 1। वो ओवरऑल आपका वो था एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। अब हम सबको बारी बारी देखते हैं। टाइप 1 में क्या होता है? इट इज ट्रिगर्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन टू एन आईजीई एंटीबॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मास्ट सेल्स। तो टाइप 1 में इमीडिएट जो हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें आईजीई एंटीबॉडी के साथ जाके वो बाइंड कर जाता है। Reactions are often called allergy, and the antigens that elicit them are allergens. Patient goes into a state of shock.
यानी कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो शॉक हम पढ़ चुके हैं, आई होप आपको ये याद होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने शॉक किए थे, कार्डियोजेनिक किया था हमने, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किया था। कार्डियोजेनिक किसकी वजह से होता था, सो इट्स रिकैप, ओके दिस गुड गुड पॉइंट, हम रिकैप कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक किसकी वजह से होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द पंप। फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किस वजह से होता है, इट इज ऑल्सो रिडक्शन ऑफ द कार्डियक आउटपुट, व्हाई, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। फिर हमने न्यूरोजेनिक किया था, न्यूरोजेनिक शॉक इज ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। और कौन से हमने किए थे, आई थिंक सेप्टिक शॉक था एक। सेप्टिक शॉक किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से होता है, ठीक है। सो अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रीविजिट किया करें अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड नजर आए। फिर टाइप 1 में जब एंटीजन आईजी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाता है तो वहाँ पे फिर वेसोडाइलेशन होती है, वैस्कुलर लीकेज होता है, स्मूथ मसल स्पैज्म होता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, फिर एलर्जिक राइनाइटिस एंड ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मास डायरेक्ट अमाइन इज हिस्टामिन। वेजो एक्टिव अमाइन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रिलीज होता है, वेजो एक्टिव अमाइन से आपको अब तो याद हो जाना चाहिए हिस्टामिन ही होता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। हिस्टामिन सिक्रीट स्टिमुलेट्स म्यूकस सिक्रीशन बाय नेसल, क्योंकि ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं तो म्यूकस की सिक्रीशन होती है ब्रोंकियल गैस्ट्रिक ग्लैंड से। फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कॉज टिश्यू डैमेज एंड लीड टू द जनरेशन ऑफ काइनिन्स। In late phase reactions, leukocytes are leukocytated that amplify and sustain the inflammatory response. Eosinophils are often an abundant leukocyte population because you know this is linked to allergy. So eosinophils की concentration वहाँ पे ज़्यादा होगी. To develop immediate hypersensitivity reactions is called atopy. 20 to 30% of immediate hypersensitivity reactions are triggered by non-antigenic stimuli such as temperature, extremes, exercise, and do not involve Th2 cells or IgE. Such reactions are called non-atopic allergy. So type 1 में एक category non-atopic allergies की भी होती है because 20 to 30% ऐसे ही जो है वो hypersensitivity का reaction हो जाता है क्योंकि उसमें कोई as such you know कोई it's triggered by something which is non-antigenic, यानी वो टेम्परेचर एक्सट्रीम चेंज हो गया, एक्सरसाइज कर ली, उसकी वजह से जो है वो इमीडिएट हो सकता है। सो दैट इज नॉन एटॉपिक। एटॉपिक जैसे मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराया है कि एस्थमा की भी दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, एटॉपिक और टॉपिक, राइट। एटॉपिक, नॉन एटॉपिक जो था उसमें एलर्जन नहीं था और जो एटॉपिक वाला था उसमें एलर्जन था। तो ये आपका टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है। फिर सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हो जाता है। तो इसमें होता क्या, वैस्कुलर शॉक, widespread edema, difficulty in breathing, asthma occurs in sensitized individuals in hospital settings after administration of foreign proteins, hormones. So I know, मतलब all this is something that you don't need to know. Just remember कि systemic anaphylaxis में edema हो रहा है, vascular shock हो रहा है, breathing में difficulty हो रही है, so that is anaphylaxis. Acha, anaphylaxis may be caused by drugs, bee sting, food, fall in blood pressure, shock caused by vascular dilation, airway में obstruction हो सकती है, bronchial asthma हो सकता है, hyperactivity, allergic rhinitis हो सकता है, mucus secretion बढ़ सकती है, and food allergies भी जो है वो इसका one of the clinical syndromes होता है. Okay, then we have type 2 which is mediated by IgG and IgM. और ये इसमें क्या होता है that phagocytosis हो जाता है, lysis हो जाता है by neutrophils and macrophages. इसको हम इन डेप्थ पढ़ लेते हैं. Antibodies that react with antibodies that react with antigens present on cell surface cause disease by destroying the cells, triggering inflammation. Cells opsonized by IgG antibodies are recognized by phagocyte Fc receptors. IgM or IgG antibodies activate complement system. Complement system activates generation cleavage products of C3, mainly C3b and C4b. C3b का आपको शायद थोड़ा सा याद है, हमने जब कॉम्प्लीमेंट किया था तो मैंने बताया था कि उसका काम जो होता है वो ऑप्सनेंस में होता है. सो ये आप जो है वो थोड़ा सा आपको सेंस बनाएगा ऑप्सनेंस में. रिकॉग्नाइज बाय फेगोसाइट दैट एक्सप्रेस रिसेप्टर्स for these proteins. Net result is phagocytosis of the opsonized cells. So C3b का काम क्या होता था कि वो opsonization करवाता था, marking that particular ये जो है इसको mark कर दिया, इसके ऊपर आके अपना action दिखा दो. So वो opsonization होती थी, वो C3b करवाता है. फिर अगर इसकी marking हुई भी है कि इसको मार दो तो वहां पे obviously आके phagocytosis हो जाएगा. Complement activation on the cells also
leads to osmotic lysis of the cells. तो एक तो phagocytosis से मर रहे हैं cells, दूसरा osmotic lysis हो रहा है उसमें. Antibody mediated cell destruction and phagocytosis occur in transfusion reaction, erythroblastic pitalis, autoimmune hemolytic anemia. तो ये वाली एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है? ट्रांसफ्यूजन में हो सकती है, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिस पिटालिस, ये भी हम फिजियोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं. और फिर autoimmune hemolytic reactions. Antibody mediated inflammation is the mechanism responsible for tissue injury. Antibodies directed against cell surface receptors impair or dysregulate function without causing cell injury or inflammation. So antibodies directed against the cell surface receptors, ये जो है अगर सेल सरफेस रिसेप्टर्स के ऊपर अपना फंक्शन दिखा रहे हैं तो ये सेल की इंजरी या सेल में इन्फ्लेमेशन नहीं करते हैं. अच्छा, टाइप 2 की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है. और इसका जो मैकेनिज्म है, इट आल्सो वर्क्स बाय ऑप्सोनाइजेशन. सो बेसिकली टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में ऑप्सोनाइजेशन इज ऑन टॉप, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है. हेमोलिसिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है. सो थोड़ा सा जो है वो ऐसा आप एक दफा देख लीजिएगा. पर्निशियस एनीमिया जो आप लोगों को आता है, एटलीस्ट डू दोस थिंग्स ना जो आपको आती हैं. आई नो दिस इज टू मच, लेकिन जो आता है एटलीस्ट वही देख लो. ये जो कॉन्सेप्ट हम पीछे कहीं पढ़कर आ चुके हैं, जैसे हेमोलिटिक एनीमिया हमने किया, पर्निशियस एनीमिया थोड़ा सा रिविजिट करो. पर्निशियस एनीमिया क्यों होता था? इट्स अ फॉर्म ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. लेकिन इसमें क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर इज मिसिंग. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, राइट, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी रेड ब्लड सेल का बहुत एब्नॉर्मल हद तक शेप बढ़ जाता है. सो पर्निशियस एनीमिया टाइप 2 के अंदर आ जाता है. एबनॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस होता था, उसमें एनीमिया होता था. बट देन यू आल्सो लर्न ग्रेव्स डिजीज, राइट. ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, जिसमें टीफो ज्यादा होता है. फिर आपको रियूमेटिक फीवर पता है. रियूमेटिक फीवर की वजह से क्या होता है? रियूमेटिक हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं, राइट. सो एटलीस्ट डू दोस थिंग्स दैट यू नो. मायोकार्डियाइटिस की जगह अगर आप RHD भी लिख दोगे तो दैट विल गिव यू अ मार्क के rheumatic fever की clinical manifestation is RHD, the thing that you have studied, right? So RHD लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे. अच्छा जी, सॉरी, ओके, वेयर वर वी? हम टाइप 3 पर हैं. ओके, सो टाइप 3 जो है वो भी IgG और IgM की वजह से मीडिएटेड है. और ये क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी. सो इसमें क्या हो रहा था? आई टोल्ड यू कि सर्कुलेटिंग एंटीजन से एंटीबॉडी IgG या IgM जाके बाइंड कर जाती है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस टिश्यू डैमेज, क्योंकि वो फिर एक तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर जाकर टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं. दे प्रोड्यूस टिश्यू डैमेज मेनली बाय इलिसिटिंग इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ डिपॉजिशन. लाइक आई टोल्ड यू दैट ये बाइंड करते हैं फ्रॉम सर्कुलेशन और फिर जाकर टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं. तो वहां पे फिर क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन क्रिएट करवाते हैं. द इंट्रोडक्शन of a protein antigen receptor, the introduction of a protein antigen triggers an immune response that results in the formation of antibodies. Circulating antigen antibody complexes are deposited in the vessels. As immune complexes are deposited in the tissues, they initiate an acute inflammatory reaction. ये सब चीजें आपको मैं already बता चुकी हूँ. This is just a quick recap of what we did in the previous slide. A form of chronic serum sickness results from repeated or prolonged exposure to an antigen. इसका भी आप देख लेंगे. एंटीजन था इन सर्कुलेशन, एंटीबॉडी थी, फ्री एंटीबॉडी थी. एंटीजन और एंटीबॉडी जाके बाइंड हो गए और फिर क्या करेंगे? जाके ये वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाएंगे. वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे. अच्छा, इसकी जो है वो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस हमने जो है वो पीछे पढ़ा था. SLE अगर आप याद कर सकते हैं तो गुड इनफ. सीरम सिकनेस, वरना मैंने पीछे मेंशन किया, सीरम सिकनेस में आर्थराइटिस वगैरह हो सकता है, एक्यूट आर्थराइटिस हो सकता है. तो ये आप जो है वो एक SLE कर लें और एक आई थिंक सीरम सिकनेस को याद कर लें. उसके बाद टाइप 4 इज मीडिएटेड बाय T सेल. ठीक है, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है. इट्स रिजल्टिंग फ्रॉम साइटोकाइंस बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू CD4+ T सेल्स. अब ये CD अब आपको पता होना चाहिए. दिस इज CD4+ इज हेल्पर. हेल्पर किसको असिस्ट करता है? बी को.
हाउ डज इट असिस्टेड बाय साइटोकाइंस, रिलीजिंग साइटोकाइंस। फिर बीटा बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये जो है वो प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो आई होप ये आपके अब ऑन फिंगर टिप्स होगा, बिकॉज इसको मैं इतना बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, सेल मेडिएटेड किसी वजह से हो रहा है, CD4+ की वजह से। क्यों हो रहा है, साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है। CD4+ T cell mediated hypersensitivity induced by environmental and self antigens, cell killing by CD8+, and ये जो killer वाले होते थे may also be involved in some autoimmune diseases, and CD4+ T cell mediated hypersensitivity reaction, cytokines produced by T cells induce inflammation that may be chronic and destructive. Um, अच्छा, इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज ऑन टॉप, ये भी हम पीछे करके आ चुके हैं। IBD हमने करा, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज में क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव किया था। क्विक रिकैप, क्रोन डिजीज जो है वो आपके किसी भी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, वेयर एज अल्सरेटिव जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू रेक्टम एंड कोलन। तो आप जो है वो टाइप 4 में एटलीस्ट आप सोराइसिस कर लें, सोराइसिस क्योंकि बहुत कॉमन होता है, सोराइसिस कर लें, IBD कर लें, बिकॉज वी स्टडीड इट बिफोर, टाइप 1 डायबिटीज कर लें। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका तो नाम आपको याद आसान हो जाएंगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो आप कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिस्टमिक पैथोलॉजी बहुत आसान है, सब चीज़ें पीछे से कुछ आगे पीछे से कहीं ना कहीं इंटरमेट्रिक में पढ़ा होता है बच्चों ने, O levels में पढ़ा होता है। तो सिस्टमिक पैथोलॉजी वोंट गिव यू वेरी टफ टाइम। अच्छा जी, फिर ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी लिटरली ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो मीन सेल्फ। तो इसमें क्या होता है, बॉडी अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देती है। दिस इज हाउ आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है, बॉडी अपने आप को अटैक कर रही है। क्यों अटैक करती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो सेल्स उसके पास हैं या जो टिश्यूज उसके पास हैं वो फॉरेन नेचर के हैं या वो उसके नहीं है, तो उसको उसके साथ जो है ये एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीजेस है, टाइप 1 डायबिटीज ऑन टॉप टॉप टॉप, क्योंकि इसमें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, in which the autoreactive T cells and antibodies are specific for beta cells on the pancreatic islets. Autoimmunity में फिर आ जाए, immunological tolerance is the phenomenon of unresponsiveness to an antigen induced by exposure of lymphocytes to that antigen. Cell tolerance, अच्छा ये immunological tolerance क्या है, unresponsiveness है, किसको है, to antigen, और वो antigen कहाँ से आ रहा है, वो antigen आ रहा है via the exposure of lymphocytes to that particular antigen. तो immunological tolerance क्या है, unresponsive है, किसके लिए unresponsive है, antigen के लिए unresponsive है। self tolerance क्या है, it refers to lack of response, and it's not completely unresponsive, बट ऐसा है कि कभी रिस्पॉन्स कर देता है कभी नहीं कर देता, सो यू नो इररिस्पॉन्सिबल सा बिहेवियर है ये। इसको समझ लें कि कंप्लीटली ये बेरुख टाइप चीज है, इसकी इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, यू नो इट्स कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव, उसको पता ही नहीं है कुछ, उसने आंखें बंद की हुई। सेल्फ टॉलरेंस, कभी वो सो जाता है कभी वो नहीं सोता, तो यू नो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू एन इंडिविजुअल्स ओन एंटीजेंस, एंड इट अंडरलाइज आवर एबिलिटी टू लिव इन हार्मनी विद आवर सेल्स एंड टिश्यूज। तो यू नो ये कभी कभी जो है वो सेल्फ टॉलरेंस में कभी कभी सो रहा है, ठीक है, सो इट हैज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब वो अपने अपने सेल्स को, अपने अपने एंटीजन को कुछ नहीं कह रहा। और इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या है, कम्प्लीटली वो जो है वो ऑब्लिवियस है। Autoimmunity arises from a combination of the inheritance of genes which may contribute to the breakdown of self tolerance. Self tolerance आपकी बॉडी में नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इट्स नॉट यू नो आपकी बॉडी इज इन हार्मनी, सेल्स टिश्यू सब हार्मनी में, उसको जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है वो। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या है कि वो सेल्फ टॉलरेंस को क्या कर देता है, खराब कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज इन्फेक्शंस एंड टिश्यू डैमेज व्हिच प्रमोट द एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। ऑटो इम्यून डिजीजेस टेंड टू बी क्रोनिक। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो ऑटो इम्यूनिटी का एक यू नो बहुत अच्छी एग्जांपल है। देन टाइप 1 डायबिटीज ऑब्वियसली, फिर SLE जो आप पीछे अभी सेल मीडिएटेड में आपने पढ़ा, फिर ऑटो इम्यूनिटी में आप कर रहे हैं, और पहले भी एक सिस्टमिक पैथोलॉजी में भी हमारा पार्ट था। SLE is an autoimmune disease involving multiple organs characterized by vast array of autoantibodies, particularly anti-nuclear antibodies, in which injury is caused mainly by deposition of immune complexes and binding of antibodies to various cells and tissues. So systemic इसमें क्या हो रहा है SLE में, बेसिकली आपने भी पीछे हमने पढ़ा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं कि एक फ्री एंटीबॉडी एंटीजन से जाके बाइंड कर देती है, तो यू नो दैट इज वेयर वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो SLE भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके मल्टीपल ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है।
और इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं सच एज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज इन विच इंजरी इज कॉज मेनली बाय, तो ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हैं जिसमें जिसको कौन इंजर कर रहा है, वही वो कौन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सच एज एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्सेस एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को जाकर डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके मल्टीपल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आता है। बटरफ्लाई रैश ओवर द फेस, फीवर, पेन बट नो डिफॉर्मिटी इन वन और मोर पेरिफेरल जॉइंट्स, प्लूरेटिक चेस्ट पेन एंड फोटोसेंसिटिविटी। तो इसमें क्या होता है, बटरफ्लाई रैश होता है, फेस के ऊपर फीवर होता है, पेन होता है, डिफॉर्मिटी नहीं होती, um, और फोटोसेंसिटिव हो जाता है एक बंदा इसमें। Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease, primarily affects the joints. Sjögren's syndrome is a chronic disease characterized by dry eyes and dry mouth, xerostomia, resulting from immunologically mediated destruction of the lacrimal and salivary glands. So, Sjögren's syndrome को आप salivary gland से करके कुछ याद कर लें SS से, कि इसमें जो है वो आपकी आईज और आपकी आईज और आपका माउथ जो है वो दोनों क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज हो रहा है। Sjögren's syndrome क्या है, क्रोनिक डिजीज है, किसका, आपके आइस का और माउथ का, दोनों चीजों में क्या हो रही है, ड्राई हो रही है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रोनिक है, किसके लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। Perisystemic sclerosis is characterized by chronic inflammation thought to be the result of autoimmunity. तो chronic inflammation ऐसा लगता है in the in the initial starting phases कि chronic inflammation है भाई, chronic inflammation thought to be a result of autoimmunity, तो ऐसा लगता है कि autoimmunity की वजह से chronic inflammation हो रही है। Widespread damage to small blood vessels and progressive interstitial and perivascular fibrosis in the skin and multiple organs. फिर फिब्रोसिस में भी द एक्टिव, मतलब ऑब्वियसली फिब्रोसिस की बात हो रही है तो इट मे बी ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट। Endothelial injury and microvascular disease are commonly present in the lesions of systemic sclerosis. तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाए ट्रांसप्लांट पे। ट्रांसप्लांट किसी ऑर्गन का अगर हो रहा होता है तो उसमें जो है कभी कभी रिजेक्शन हो सकती है। सो रिजेक्शन यानी रेसिपिएंट की बॉडी ने डोनर के किसी भी XYZ ऑर्गन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। सो इट्स एन प्रोसेस इन विच टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द ग्राफ्ट एंटीजेंस, यानी जो रेसिपिएंट से आए हैं, ठीक है। They react against and destroy the tissue grafts. Grafts are those which are exchanged between individuals of the same species. So अगर सेम स्पीशीज से ग्राफ्ट जो है वो आपने एक्सचेंज करें तो दैट इज एलोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट जो है वो कि आपने फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर आपने कोई ग्राफ्ट एक्सचेंज किया, सो दैट इज जीनोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट सेम स्पीशी, जीनोग्राफ्ट डिफरेंट स्पीशी। Tissue transplanted from one side to another in the same person. Okay. Then immunodeficiency diseases can be divided into primary or congenital. यानी primary जो है वो congenital हो सकता है, या फिर immunodeficiency diseases जो होते हैं वो immune और deficiency की वजह से secondary हो सकता है। They can be primary, congenital, and they can be secondary acquired. Immunodeficiency, which may arise as complications of cancers and infections. Primary immunodeficiency यानी कि congenital वाली जो है just caused by genetic defects that affects the defense mechanisms of innate immunity. तो innate immunity remember first line of defense है। and humoral या adaptive, humoral और adaptive में हम ये बहुत अच्छे से अब करके आ चुके हैं। humoral B lymphocytes को करता है टारगेट, adaptive T को करता है। अडेप्टिव का अच्छा दो दो नाम और थे, अडेप्टिव का एक्वायर्ड था, स्पेसिफिक था, ठीक है। सो प्लीज अब कंफ्यूज ना होना कि एक्वायर्ड या अडेप्टिव या स्पेसिफिक क्या बोल दिया, या हमें सिर्फ अडेप्टिव पता था। यू नीड टू नो ऑल थ्री ऑफ देम, क्योंकि कहीं कहीं अडेप्टिव लिखा हुआ है, कहीं कहीं एक्वायर्ड है, कहीं कहीं स्पेसिफिक है, ठीक है। सो इनेट इम्यूनिटी इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ह्यूमोरल जो है वो बीटा को टारगेट करती है, सेल मीडिएटेड टी सेल को टारगेट करती है। अडेप्टिव जो होती है वो एज पर सिचुएशन बनती है। पर प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज अभी हमने पढ़ा, इट्स ड्यू टू जेनेटिक यानी डिफेक्ट्स की वजह से जो है वो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है। सेकेंडरी जो होती है वो यूजुअली एक्वायर्ड होती है। प्राइमरी में आपके पास आ जाता है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्पैन्स a constellation of genetically distinct syndromes all having in common defects in both humoral and cell mediated immune responses. Affected infants present with prominent thrush oral candidiasis हो जाता है उनको, इन्फेंट्स को। फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी में सेकेंडरी जो है जो कि एक्वायर्ड है
They may be encountered in individuals with cancer, diabetes, and person receiving chemotherapy or radiation therapy for cancer, or immunosuppressive drugs to prevent graft rejection or to treat autoimmune diseases that is caused by defective lymphocyte maturation, inadequate Ig synthesis, or lymphocyte depletion. AIDS is caused by retrovirus human immunodeficiency virus and is characterized by profound immunosuppression. सो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी से आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्वियसली इसमें कोई चीज डेफिशिएंट है और कौन सी चीज इम्यून सिस्टम की कोई चीज डेफिशिएंट है, राइट? HIV इज ऑन टॉप, सेकेंडरी है, एक्वायर्ड है, मतलब जेनेटिकली तो आप HIV नहीं लेकर आए हुए ना, तो वो आपने एक्वायर किया, उसकी वजह से जो है वो आपके इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले से कहा जाता है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। तो इसमें जो है वो आपका बेसिकली सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स, सॉरी, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी अच्छी खासी हद तक जो है वो डेफिशिएंसी या डिप्लीशन होने शुरू हो जाती है। द फाइनल फेज इज प्रोग्रेशन टू एड्स। HIV में कैरेक्टराइज बाय ब्रेकडाउन ऑफ पोस्ट डिफेंस, a dramatic increase in viral load, and severe life-threatening clinical disease. तो ये जो है वो HIV जो कि सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का डिजीज है, उसमें किसकी डिप्लीशन हो रही है? CD4 हेल्पर टी सेल्स की जो है वो डिप्लीशन हो जाती है। कैंसर के कुछ लोगों को जो है जिनके ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं तो उनका बोन मैरो प्रीकर्सर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे वो हमने अभी डिस्क्राइब किया था कि अगर वैक्सीनेशन में आप एंटीजन डाल रहे हैं तो दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, या अगर आप एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो दैट इज पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है। एक्टिव इम्यूनिटी जैसे अभी आपको मैंने बताया कि उसके ऊपर, उसके मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। और सबसे जो पहले वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, यूजुअली BCG की वैक्सीन होती है, जिसका निशान आपके आर्म पर भी होता है। BCG वैक्सीन इज यूजुअली फॉर TB। फिर आगे जो है वो जब हम माइक्रो करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा सेरोलॉजिकल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो अभी एक बेसिक सा आप ओवरव्यू समझ लें कि serological tests are lab methods used to detect antigens or antibodies in a patient's serum using antigen-antibody reactions. The immune system produces antibodies in response to foreign antigen. ये हमें पता है अब। When the specific antigen and its matching antibody are mixed under proper conditions, they bind together, तो इसको हम serological test कहते हैं। उसमें जो है हमें कुछ changes नजर आ रही होती हैं, visible changes like clumping, agglutination नजर आ रही होती है, cloudiness, precipitation नजर आ रही होती है। serological test में basically हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट से जो है उसका सीरम लेते हैं। अब पेशेंट के अंदर हो सकता है कोई पर्टिकुलर एंटीजन मौजूद है, राइट? और आपने एक प्रॉपर उसको कल्चर दिया और उसमें एंटीबॉडीज आपने रिलीज करी उस कल्चर में, तो दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। आइदर क्लम्पिंग हो सकती है विच इज एग्लूटिनेशन, या फिर एक क्लाउडी अपीयरेंस प्रेसिपिटेशन नजर आ सकती है जो कि सेरोलॉजिकल टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करती है। एग्लूटिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है? जिसमें क्लम्पिंग हो रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो आपके आप समझ लें कि ये वाली जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर योर एंटीजेंस, एंड इसके अंदर, इस सीरम के अंदर यू हैव द एंटीबॉडीज प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये इसके साथ कंबाइन हो गई, लाइक सी ये कंबाइन हो गई, सो दिस इज एग्लूटिनेशन, दिस इज क्लम्पिंग। So agglutination is clumping of particles, cells or lattice beads when specific antibody reacts with surface antigen, ठीक है। आपने एंटीजन को उसकी पर्टिकुलर एंटीबॉडी दी तो वो क्लम्प हो गया। Antibodies, usually IgM and IgG, binds to antigen present on the surface of particles causing visible clumping, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि which one of them is agglutination and which one of them is precipitation. Precipitation जो है, it occurs when soluble antigen reacts with a specific antibody to form an insoluble complex, visible precipitate. When antigens and antibody are present in optimal proportions, they form lattice network। क्या बनाते हैं? lattice network बना रहे हैं, visible as precipitate और cloudy band। आपने एंटीबॉडी डाली थी, ठीक है, और आपने एंटीजन डाला था, और ये आपको लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन नजर आ गई। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो क्लाउडी सा अपीयरेंस है, यानी आपको याद होगा जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स करते हैं तो उसमें हम फैट्स को जब टेस्ट करते हैं तो एक आपको एक इमल्सिफिकेशन टाइप नजर आ रही होती है। सो दैट यहाँ पे आपको जो है वो एक लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन नजर आ रही है बिटवीन एंटीबॉडी एंड बिटवीन एन एंटीजन। तो इन दो के बीच में इफ यू कैन सी अ लेटिस नेटवर्क, जो कि आयोनिक बॉन्ड्स का एक लेटिस नेटवर्क होता था, इफ यू कैन सी दैट, दैट मींस दैट इज लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन। एग्लूटिनेशन इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, क्लम्पिंग हुई होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में आपको जो है वो लेटिस नेटवर्क नजर आ रहा होगा।
फिर आई थिंक यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस टेस्ट राइट नाउ, टाइफिडॉट, एलिसा, आईसीटी, कोविड-19, क्योंकि ये सारे टेस्ट जो हैं आई टीच यू इन माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। बस वन लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, व्हाई टाइफिडॉट टेस्ट इज ऑब्सोलीट इन हाई एंडेमिक एरिया। एक मिनट, टाइफिडॉट मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। टाइफिडॉट जो है डिटेक्ट करता है, टाइफिडॉट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट, टाइफिडॉट इज डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज इन द सीरम, ठीक है। और टाइफॉइड फीवर वगैरह के लिए जो है वो ये यूज किया जाता है। तो टाइफिडॉट क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर रहा है। टाइफिडॉट को हम क्यों ऑब्सोलीट समझते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजीज का बहुत एंडेमिक है? तो इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टाइफॉइड इन्फेक्शन इज कॉमन and many people have baseline antibodies due to repeated exposure or vaccination. So अभी मैंने आपको क्या बताया, टाइफिडॉट क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज। लेकिन अगर एक ऐसा ऐसा कंट्री है जिसमें एक डिजीज ऑलरेडी एंडेमिक है, तो या तो उसकी वैक्सीनेशन हो रही होगी उस कंट्री में, राइट, वैक्सीनेशन हो रही होगी तो एंटीजन अगर आपने उसको एक्सपोज किया तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, राइट। या फिर क्या होगा कि वो जो है वो खुद एक्सपोज हुआ हुआ होगा, एक बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल एक्टिव तरीके से वो एक्सपोज हुआ होगा टाइफॉइड से, और फिर उसके अंदर एंटीबॉडी होगी। तो अगर एक ऐसा एरिया जो ऑलरेडी इंडेमिक है, तो उसका बहुत हाई चांस होगा कि वहाँ के लोगों में जो है वो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वैक्सीनेशन की वजह से या ये इसको एक्सपोज हुआ है ये बंदा इससे। तो इसलिए टाइफाइड जो है वो ऐसे एरियाज में ऑब्सोलीट हो जाता है, बिकॉज वो तो एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि टाइफाइड तो बताता है कि ओके एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर हो सकता है उसके अंदर वो वैक्सीनेशन की वजह से जो है वो मौजूद है वो एंटीबॉडी, तो फिर तो मसला हो जाएगा, राइट। तो इसलिए टाइफाइड यूज नहीं किया जाता है ऐसे एंडेमिक एरियाज में। With this, we have completed our section of systemic pathology. कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग माइक्रोबायोलॉजी। कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें। आई डोंट फील कि आप लोगों को सिस्टमिक पैथोलॉजी में कितना मसला होगा। ये बहुत बेसिक सा था, सारा कुछ रॉबिन से ही हमने कवर किया है। जो डायग्राम्स उसमें थी, प्लीज़ लुक एट देम केयरफुली, स्पेशली एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन की डायग्राम्स। लुक एट देम वेरी 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 केयरफुली, क्योंकि आगे माइक्रो में तो हम बहुत सारे टेस्ट करेंगे, तो एटलीस्ट इनसे तो आप सेफ साइड पर आ जाएं। इंशाल्लाह आई विल सी यू विद माइक्रोबायोलॉजी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।